हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरो असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट का मतलब होता है हर एक चीज़ को इवेल्युएट करना जो कि फिजिकल थेरापिस्ट करेगा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के वक्त। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें फिजियोथेरापिस्ट पेशेंट को और उसके डिसऑर्डर को थरोली अंडरस्टैंड करेगा, जो कि हेल्प करेगा फिजियोथेरापिस्ट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान करने में और पेशेंट की नीड को समझने में और हेल्थ केयर टीम के गोल को समझने में। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप होते हैं। पेशेंट को असेस करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोसिस करना, प्लान ऑफ केयर और प्रोग्नोसिस को डिटरमाइन करना, प्लान ऑफ केयर को इम्प्लीमेंट करना, पेशेंट को वापस से असेस करना और इवेल्युएट करना ट्रीटमेंट आउटकम को। असेसमेंट लेने का पर्पस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिजियोथेरापिस्ट को डायग्नोस करने में असेस करता है, फिजियोथेरापी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, ट्रीटमेंट इंटरवेंशन को डिटरमाइन करता है, इफेक्ट ऑफ थेरापी को डिफाइन करेगा, कॉमन डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल हेल्थ और फंक्शनल आउटकम को इम्प्रूव करेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेगा। SOAP फॉर्मेट देखेंगे। S का मतलब होता है सब्जेक्टिव, O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, A का मतलब होता है असेसमेंट या फिर तो एग्जामिनेशन, P का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट। असेसमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, जैसे कि पेशेंट का नेम। ये इम्पोर्टेंट है पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एज और जेंडर, ये इसीलिए क्योंकि कुछ कंडीशन जो है वो एज और जेंडर स्पेसिफिक होती है। ऑक्यूपेशन इसीलिए क्योंकि कुछ डिसीज जो है वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी होते हैं। अगर हमें ऑक्यूपेशन पता हो तो हम डिसीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एड्रेस ये देखने के लिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है और वो जिस एरिया में रहता है उसका हाइजीन लेवल क्या है। डोमिनेंसी, पेशेंट जो है वो सारी एक्टिविटी राइट हैंड से करता है या फिर तो लेफ्ट हैंड से। हाइट और वेट, BMI लेने के लिए। डेट ऑफ असेसमेंट, फॉलोअप पर्पस के लिए। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन, प्रोग्रेशन देखेंगे कि कितना प्रोग्रेशन पेशेंट में हो सकता है। चीफ कंप्लेन हमेशा पेशेंट के वर्ड में होनी चाहिए ताकि वो हमें सारी प्रॉब्लम्स बता सके कि पेशेंट अपनी कौन सी फंक्शनल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और वो कौन सी करना चाहता है। जैसे कि पेशेंट कहेगा कि मैं चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता और बात नहीं कर सकता वगैरह। अब हम सब्जेक्टिव असेसमेंट देखेंगे। प्रेजेंट हिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे कि सिम्टम्स का ऑनसेट क्या था, ग्रेजुअल था या फिर तो सडन था। पेशेंट की हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे बिगिनिंग से। अगर पेशेंट को सडनली सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को शायद ट्रांजिएंट स्टमक अटैक हो सकता है। सिम्टम्स जो है वो ग्रेजुअल है, 4 वीक्स के बाद आए हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सबड्यूरल ट्यूमर हो सकता है। इसमें हम कंडीशन एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर तो सब एक्यूट है ये भी देखेंगे। इलनेस का ड्यूरेशन क्या है ये देखेंगे और पेशेंट ने इसके लिए पहले कोई ट्रीटमेंट ली है या नहीं ये देखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि पेशेंट को पहले हाइपरटेंशन था जिसकी वजह से उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है या फिर तो स्ट्रोक हुआ है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हुआ है तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि हाइपरटेंशन आपकी फैमिली में किसी और को है जिसे ऐसा कुछ हुआ हो, और अगर पेशेंट का आंसर यस है तो ये हेरिडिटरी है। और अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से स्ट्रोक है तो फैमिली हिस्ट्री नॉट रेलेवेंट है। सोशल हिस्ट्री, ये हम कुप्पुस्वामी स्केल की हेल्प से लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आस्क करेंगे, जैसे कि उसे टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल की हैबिट है या नहीं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है और उसकी डाइट क्या है। ड्रग हिस्ट्री में हम देखेंगे कि पेशेंट कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है प्रेजेंट में। सर्जिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि पेशेंट ने कोई सर्जरी करवाई है या नहीं, और अगर पेशेंट ने सर्जरी करवाई है तो हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे और कौन सी डेट को सर्जरी करवाई है। पेन हिस्ट्री अगर प्रेजेंट है तो हम लेंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसमें ऑन ऑब्जर्वेशन, बॉडी बिल्ट, इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट ओबेज है या फिर तो थिन है। उसके बाद पेशेंट को हम वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक में डिवाइड करेंगे। एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है थिन बॉडी, एंडोमॉर्फिक मीन्स पर्सन इज ओबेज, मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है पर्सन हैज मीडियम बॉडी। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल पाल्सी या फिर तो बेल्स पाल्सी के जो पेशेंट होंगे उसमें एसिमेट्री ऑफ द फेस देखने को मिलेगा और मायस्थीनिया ग्रेविस में मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट को कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं, जैसे कि हेमरटो, जेनुवारम वाल्गम, स्कोलियोसिस एक्सेट्रा।
स्किन ट्रॉपिक चेंज, इसमें हम देखेंगे कि स्किन या फिर तो नेल्स के कलर में कोई चेंज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल साइनोसिस, मसल वास्टिंग और एट्रोपी, डिक्रीज इन मसल फाइबर सेल्स। ऑलवेज चेक बायलैटरली। पोस्चर हम हमेशा 3 व्यू में लेते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। 3 पोजीशन में लेंगे, सुपाइन, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब, कोई भी फ्लेक्सर सिनर्जी या फिर तो एक्सटेंसर सिनर्जी ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, या फिर डिकॉर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। इडिमा एंड स्वेलिंग, ऑलवेज चेक बायलैटरली। एनी गेट एबनॉर्मलिटी, जैसे कि शफलिंग गेट, सर्कमडक्टरी गेट एक्सेट्रा। कोई भी एक्सटर्नल अप्लायंसेस जैसे कि वॉकर, केन या फिर तो क्रच। वाइटल साइंस जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑन पाल्पेशन में हम देखेंगे टेंडरनेस, कौन से साइड पर हुआ है, लेफ्ट या फिर तो राइट, कौन से एरिया में हुआ है और ग्रेड क्या है टेंडरनेस का। स्वेलिंग और इडिमा, सॉफ्ट या फिर तो हार्ड स्वेलिंग है, पिटिंग या फिर तो नॉन पिटिंग इडिमा है। वार्मथ देखेंगे, स्वेलिंग या फिर तो पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। चेक करेंगे डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स की हेल्प से। स्पाज्म देखेंगे, कौन सी जगह पर और कौन से मसल पर प्रेजेंट है। स्कार देखेंगे कि कौन से साइड और कौन से एरिया पर प्रेजेंट है, और स्कार जो है वो मोबाइल है या फिर तो इमोबाइल है। अब हम देखेंगे ऑन एग्जामिनेशन, उसमें हायर मेंटल फंक्शन एंड हायर कॉर्टिकल फंक्शन आएगा। हायर मेंटल फंक्शन में हम देखेंगे कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन। कॉन्शियसनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिन करना, ये डिटरमाइन करने के लिए कि इंडिविजुअल हमें कितनी डिग्री तक रिस्पॉन्स दे सकता है। कॉन्शियसनेस के 5 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियसनेस, लेथार्जी, ऑब्ट्यूनेशन, स्टूपर, कोमा। कॉन्शियसनेस, हम पेशेंट को कॉन्शियस तब कहेंगे जब पेशेंट जो है वो अलर्ट होगा और अवेयर होगा और वो ओरिएंटेड होगा प्लेस, पर्सन और टाइम को लेकर। अलर्ट पेशेंट जो है वो क्लियर होगा, अवेक होगा और रिस्पॉन्स करेगा फुल्ली और एप्रोप्रिएटली जब हम उससे बात कर रहे हैं या फिर तो कोई स्टिमुलस दे रहे हैं। कॉन्शियस पेशेंट को अवेयरनेस होगी खुद की और एनवायरनमेंट की। लेथार्जी, ये जो है वो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेथार्जिक पर्सन जो है वो ड्राउजी अपीयर होगा और अपनी आईज ओपन करके ब्रीफली रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे पेशेंट इजीली सो जाते हैं अगर हम उसे कंटिन्यूसली स्टिमुलस नहीं देते तो, और एनवायरनमेंट को फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे पेशेंट फोकस नहीं रह पाते। थेरापिस्ट को लाउड वॉइस में पेशेंट का नाम लेकर बोलना पड़ता है। क्वेश्चंस जो है वो सिंपल होने चाहिए और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल। ऑब्ट्यूनेशन का मतलब होता है डल और ब्लंट सेंसिटिविटी। ऐसे पेशेंट को नींद से उठाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और अगर उठ भी जाए तो कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऐसे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नॉन प्रोडक्टिव होता है। ऐसे पेशेंट जो है वो स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और एनवायरनमेंट का कोई भी अवेयरनेस नहीं होता। थेरापिस्ट पेशेंट को शेक करता है उठाने के लिए। ऐसे पेशेंट को हमें सिंपल क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए। स्टूपर, इसमें पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है। ऐसे पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस को लैक करते हैं और इन्हें उठाने के लिए हमें पेनफुल स्टिमुलाई देना पड़ता है, और जैसे ही पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई की वजह से उठता है तो मास मूवमेंट देखने को मिलती है या फिर तो पेशेंट लाउड नॉइज करेगा। कोमा, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और अपनी आंखें नहीं खोलेगा और पेशेंट की स्लीप और अवेक साइकिल नहीं होगी। अगर हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तब भी पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करेगा और पेशेंट वेंटिलेशन पर डिपेंडेंट होगा। ओरिएंटेशन, इसे एग्जामिन करने के लिए हम पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पूछते हैं। टाइम, जैसे कि व्हाट डे इट इज, what is the date, what is the month or year, what is the season, what is the time of the day. Place, where are you, in which city or state you are, what is the name of this place. Person, what is your name, when you were born, what is the name of your husband or wife. Attention, ये ब्रेन की कैपेसिटी है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है एनवायरनमेंट से या फिर तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में से। अटेंशन डेफिशिएंसी ऐसे इंडिविजुअल में देखने को मिलती है जिन्हें ब्रेन इंजरी हो, डिमेंशिया हो, डिलीरियम हो या फिर तो मेंटल रिटार्डेशन हो या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो। अटेंशन 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, सिलेक्टिव, सस्टेन,
अल्टरनेटिव, डिवाइडेड, सिलेक्टिव। इसे एग्जामिन करने के लिए हम पेशेंट को कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क देंगे, जैसे कि हम बोलेंगे 1 2 3 और पेशेंट को बोलना है 3 2 1। लिसनिंग टू अ फ्रेंड एट अ लाउड पार्टी, नॉइजी रूम में स्टडी करने का ट्राई करना। सस्टेन, इसे एग्जामिन करने के लिए हम देखेंगे कि पेशेंट एक पर्टिकुलर टास्क को कितने लॉन्ग टाइम तक कर सकता है, जैसे कि लिसनिंग टू लेक्चर, रीडिंग अ बुक, प्लेइंग अ वीडियो गेम। अल्टरनेटिव, इसे एग्जामिन करने के लिए हम पेशेंट को 2 टास्क देंगे जिसे पेशेंट अल्टरनेटिवली परफॉर्म करेगा, जैसे कि रीडिंग ए रेसिपी एंड प्रिपेयरिंग ए मील एंड वॉचिंग डिफरेंट एक्सरसाइज एंड राइटिंग ऑफ दैट एक्सरसाइज। डिवाइडेड, इसमें पेशेंट 2 या फिर तो 2 से ज़्यादा टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगा, जैसे कि पेशेंट चलते चलते बातें कर रहा होगा। मेमोरी, ये जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और आइडियाज़ जो है वो रजिस्टर होंगे, रिटेन होंगे और रिकॉल होंगे। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो रिकॉल करेगी फैक्ट्स और इवेंट्स को। मोटर मेमोरी जो है वो रिकॉल करेगी मूवमेंट को या फिर तो मोटर इन्फॉर्मेशन को और मोटर प्रोग्राम के स्टोरेज को, सब रूटीन और बॉडी इमेज को। मेमोरी 3 तरह की होती है, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी, इसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली रजिस्टर कर सकता है और फ्यू सेकेंड्स के लिए उसे याद रख सकता है। एग्जाम्पल, हम पेशेंट को कुछ वर्ड्स देंगे और उसे कहेंगे कि रिपीट करें इमीडिएटली आफ्टर अस। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी याद रख सकता है, नई चीज़ें याद करके उसे कुछ आवर्स या फिर तो डेज के लिए याद रख सकता है। एग्जाम्पल में हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम फैक्ट्स और इवेंट्स को रिकॉल कर सकते हैं जो कि बहुत साल पहले हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, प्लेस वेर यू वेर बोर्न। नाउ हायर कॉर्टिकल फंक्शन, इसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशन एंड वोकैब्युलरी। इसमें हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने की और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को देखेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी को हम पेशेंट से कंबाइनली करवाएंगे। पेशेंट को डिसआर्थरिया हो सकता है, स्पीच एरर्स हो सकते हैं, टाइमिंग मैच करने में डिफिकल्टी हो सकती है, पेशेंट की वोकल क्वालिटी अच्छी ना हो ऐसा भी हो सकता है, पेशेंट को पिच, वॉल्यूम या फिर तो ब्रेथ पर कंट्रोल ना हो, पेशेंट की स्पीच स्मूथ है लेकिन कंटिन्यूसली एरर्स आ रही है, पेशेंट जो है वो नॉनसेंस या फिर तो वर्ड्स का मिसयूज कर रहा है। ऐसे पेशेंट को फ्लुएंट एफेजिया है जिसे हम वर्निकर्स एफेजिया बोलते हैं। अगर स्पीच स्लो है और अगर पेशेंट हेसिटेट हो रहा है, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो इसे हम नॉन इन्फ्लुएंट एफेजिया बोलते हैं। इसे हम ब्रोकास एफेजिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग एबिलिटी। इसमें हम पेशेंट को एरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि 2 + 3, 2 + 4, 21 + 9 एक्सेट्रा। अगर कैलकुलेशन इम्पेयर्ड है तो इंडिविजुअल को डिफ्यूज्ड एंसेफेलाइटिस या फिर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें हम पेशेंट को कॉमन प्रोवर्ब्स पूछेंगे जिसका उसे इंटरप्रिटेशन करना है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे टेबल तो पेशेंट बोलेगा चेयर, एप्पल तो ऑरेंज। और पेशेंट को सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि अगर वो ग्लास हाउस में है तो वो क्या करेगा, क्या वो स्टोन से ग्लास हाउस को तोड़ेगा या नहीं। लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी। इसमें थेरापिस्ट जो फिगर देगा पेशेंट उसे कॉपी करेगा। अगर पेशेंट ये नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को डिमेंशिया हो सकता है या फिर पर्टिकुलर ब्रेन के लोब का डैमेज हो सकता है।